आपका हार्दिक अभिनंदन है EKS क्लासेस में। पिछली क्लास हमारी सम्राट अशोक से संबंधित थी। सम्राट अशोक से संबंधित समस्त जानकारी मैंने उपलब्ध करवाई आपके सम्मुख। तदुपरांत आज हम मौर्य साम्राज्य की, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, राजनीतिक कहें या कहीं आर्थिक हो या कहीं सामाजिक हो, न्यायिक हो, कला, साहित्य, इन सभी का वर्णन अब हम करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए है ना, या कहें आबकारी विभाग का मंत्री है तो केवल यदि मित्रों देखा जाए तो नाम में ही परिवर्तन है। ठीक है, इस प्रकार हम ये जानते हैं हमको मिनिमम इनपुट लगाना है, अर्थात मिनिमम इनपुट लगाना है और मैक्सिमम आउटपुट गेन करना है, मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना है। ठीक है, कम मेहनत मैक्सिमम तैयारी। कहने का तात्पर्य ये, कहानी छोड़ देनी है, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमको उन पर नजर डालनी है, उन पर प्रकाश डालना है। ठीक है, हमें पढ़ना तो है किंतु आनंद के साथ पढ़ना है। ठीक है, इसे आप इतिहास को आप बोरिंग मत समझिए। ठीक है, यह इतिहास कोई पहाड़ नहीं है। हाँ, मैं कहता हूं कि इतिहास एक समंदर की तरह है जिसकी थाह पाना, जिसकी गहराई माप पाना थोड़ा सा संभव प्रतीत होता है, क्योंकि इतिहास में जितना आप डूबेंगे वो डूबते जाएंगे, चीजें आपको प्राप्त होती जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपके यदि संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमको क्या पढ़ना है इस पर हमको फोकस करना है। इससे भी ज्यादा हमें फोकस करना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उसी क्रम में थोड़े से प्रवचन के उपरांत अब हम आपको ले चलते हैं मौर्य प्रशासन पर, या कहें राजनीतिक व्यवस्था मौर्य काल में कैसी थी। देखिए, उस समय विभाजन जो था साम्राज्य का किस प्रकार किया गया था। जैसे साम्राज्य, पहला तो सरप्रमुख साम्राज्य था, उसका प्रमुख सम्राट होता था सम्राट। ठीक है, साम्राज्य के बाद आता था प्रांत, प्रांत का जो मुखिया होता था, प्रमुख होता था, कुमार होता था या आर्यपुत्र होता था। ये संभवतः राजकुमार अर्थात राजा का पुत्र ही होता था। इसके बाद विषय आता था, विषय का प्रमुख विषयपति होता था। इसके बाद स्थानीय आता था, स्थानीय के अंतर्गत लगभग 800 ग्राम आते थे। इसके बाद द्रोणीमुख, इसके अंतर्गत लगभग 400 ग्राम आते थे। फिर खावटक, इसके अंतर्गत लगभग 200 ग्राम आते थे। इसके बाद संग्रहण, संग्रहण में लगभग 100 ग्राम आते थे। और सबसे छोटी इकाई प्रशासन की थी तो ग्राम थी, जिसका प्रमुख ग्रामीण होता था। तो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई साम्राज्य, सबसे छोटी इकाई ग्राम, सबसे छोटी इकाई का मुखिया ग्रामीणी। तो ये हमने नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विभाजन किया, है ना, जिसमें हमको मुख्य पढ़ना केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय और प्रांतीय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन। ठीक है मित्रों, केंद्रीय प्रशासन पे यदि फोकस किया जाए तो ये भारत की प्रथम केंद्रीय प्रशासन प्रणाली के रूप में जानी जाती है। यदि भारत की प्रथम केंद्रीय प्रशासन प्रणाली की बात की जाए तो वो मौर्य साम्राज्य में जन्मी। ठीक है, अच्छा, राजा जो होता था, सम्राट जो होता था, वो अपने पास कौन कौन से विभाग रखता था। वो कार्यकारी, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख होता था। कौन? राजा। एक प्रकार से राजा में राष्ट्र की समस्त शक्तियां निहित थी, है ना। अप्रत्यक्ष रूप से ये कह सकते हैं, भले ये सब अध्यक्ष, मंत्री, मंत्रीगण, मंत्री परिषद बनी हो, लेकिन संभवतः ये कह सकते हैं कि सम्राट ही राष्ट्र का प्रमुख था और उसका ही निर्णय अंतिम निर्णय होता था। वो किसी अन्य के, चाहे मंत्री परिषद का सदस्य हो, चाहे मंत्रिण का सदस्य हो, उनके निर्णय के लिए, मानने के लिए बाध्य नहीं था कि बाध्य था। वो अपने स्वविवेक से निर्णय ले सकता था। इस प्रकार सम्राट ही राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक है, अब जानते हैं, देखिए दो चीज जाननी है, एक तो मंत्री परिषद और दूसरी मंत्रिण। ठीक है, मंत्री परिषद जो होती है इसका वर्णन कहाँ है? अर्थशास्त्र में, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में। मंत्री परिषद जो होती थी मित्रों, यह सम्राट को सहयोग एवं परामर्श देने के लिए होती थी। ठीक है, मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? पहली बात ये जान लीजिए, मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव अमात्यों में से उपधा परीक्षण के बाद होता था। ठीक है, यह कह सकते हैं
कि मंत्री परिषद के मंत्रियों की जो चरित्र का परीक्षण होता था वो कैसे होता था? उपधा परीक्षण, ये नाम याद कर लीजिए, उपधा परीक्षण, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। उपधा परीक्षण के बाद होता था। अच्छा, सदस्य संख्या अनिश्चित थी, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या अनिश्चित थी, किंतु संभवतः मुझे कुछ पुस्तकों में प्राप्त हुआ कि लगभग 12 या कहें 16 या 20 इस क्रम में निर्धारित होती थी मंत्री परिषद की सदस्य संख्या। मंत्री परिषद की जो बैठक होती थी मित्रों, ये दैनिक बैठक नहीं होती थी, ये किसी विशेष प्रयोजन के लिए बुलाई जाती थी, है ना। ये आवश्यक कार्यों से संबंधित यदि कोई बात हो, है ना, तभी बैठक बुलाई जाती थी, वरना दैनिक बैठक इनकी बुलाई नहीं जाती थी। अच्छा, मंत्री परिषद की जो भी कार्यवाही होती थी मित्रों, वो गुप्त रखी जाती थी, ठीक है। अच्छा, जो मंत्री परिषद का निर्णय होता था वो बहुमत के आधार पर होता है, वो बहुमत के आधार पर होता था, ठीक है। मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन यदि आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए 12,000 पण वार्षिक वेतन दिया जाता था। मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन 12,000 पण वार्षिक दिया जाता था, ठीक है। एक वर्ष में 12,000 पण। पण क्या है? उस समय की मुद्रा है, ठीक है। आज हम रुपया बोलते हैं, उस समय पण थी। याद रखिए, पण मौर्य काल की निम्नलिखित में से मौर्य काल की कौन सी मुद्रा थी? तो आपका उत्तर होना चाहिए पण, ठीक है। इसके बाद अब हम ये जान लेते हैं ये अमात्य क्या है, अमात्य क्या है, ठीक है। अमात्यों में से ही इनका चयन होता था। जैसे सांसद से एक प्रधानमंत्री निकलकर सामने आता है, ठीक है, उसी प्रकार अमात्यों में से मंत्री परिषद के सदस्य चुन लिए जाते थे उपधा परीक्षण के बाद। तो अमात्य थे क्या? देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख किया है। तीर्थ जो होते थे मित्रों, ये विभाग होते थे, या कह सकते हैं कि 18 विभागों का उल्लेख किया, या कह सकते हैं 18 तीर्थों का उल्लेख किया। तीर्थ ही शीर्षस्थ अधिकारी थे, तीर्थ ही शीर्षस्थ अधिकारी थे, ठीक है। अच्छा, प्रत्येक विभाग का जो 18 तीर्थ थे, विभाग थे, इनके प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था, जिसे महामात्य अमात्य, ठीक है, महामात्य अमात्य कहते थे, जो शीर्षस्थ अधिकारी होता था। इतना क्लियर? सर्वाधिक महत्वपूर्ण 2 पद थे, एक तो मंत्री का पद था, दूसरा पुरोहित का पद था, ठीक है। इसके बाद मंत्री को दूसरे शब्द में कहें मंत्रीगण। मंत्रीगण क्या होता था, ठीक है। आप भी जानते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मंत्रिमंडल होता है और मंत्री परिषद होती है। मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद। उसी प्रकार उस जमाने में अर्थात मौर्य काल में मंत्री परिषद और मंत्रीगण होते थे, या मंत्रिण कहते थे। ये भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है इसका उल्लेख। तो मंत्री जो होते थे मित्रों, ये दैनिक कार्य के लिए बुलाए जाते थे। इनकी जो बैठक होती थी ये दैनिक कार्यों से संबंधित थी, जबकि मंत्री परिषद विशेष कार्य के लिए आयोजित होती थी बैठक इनकी, जबकि मंत्रीगण या कहें मंत्रिण की बैठक ये विशेष प्रयोजन के लिए नहीं, दैनिक प्रयोजन के लिए होती थी, दैनिक बैठक होती थी। अच्छी बात तो ये है कि इनका वेतन 48,000 पण वार्षिक था, इनसे ज्यादा था। अब देखिए, 48,000 पण था, इनसे ज्यादा था, इनका तो 12,000 था। इस प्रकार ये भी प्रतीत होता है कि इनकी जो अवस्था थी इनसे कहीं उच्च थी, है ना। इनका जो मंत्री के सदस्यों का जो स्थान था वो मंत्री परिषद के सदस्यों के स्थान से उच्च था। कारण ये था, आप यही से अनुमान लगा सकते हैं कि इनका 12,000 पण वार्षिक वेतन था और इनका 48,000, है ना अंतर। अच्छा, अर्थशास्त्र में एक चीज और उल्लेखित है, मैंने बताया मंत्री और पुरोहित महत्वपूर्ण स्थान थे, 2 पद। तो एक था अग्रमात। ये अग्रमात कौन था? मंत्री कहलाता था, नाम याद करिएगा, अग्रमात्य। ये सम्राट का प्रमुख मंत्री होता था। मैंने बताया कि मंत्री व पुरोहित महत्वपूर्ण पद थे। पुरोहित जो होता था धार्मिक कार्य, न्यायिक कार्य भी देखता था। तो अग्रमात जो था ये सम्राट का प्रमुख मंत्री एवं सहायक था। ये हो गई बात मंत्री परिषद और मंत्री गण या कहें मंत्रिण की। वेतन जरूर याद रखिएगा, वेतन नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं तो वेतन के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा खासा वेतन, अच्छा खासा ओहदा या कहें पद प्राप्त होना चाहिए। यहाँ भी बात ओहदे की और वेतन की ही हो रही है, ठीक है। तो आप इसमें से चूज कर लीजिए कि आपको 12,000 वाला मंजूर है या तो 48,000 वाला स्वीकार है। अच्छा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मित्रों 27 अध्यक्षों की बात की गई है, 27 अध्यक्षों की। मैं एक चीज आपको यहां बता दूं,
एक 18 तीर्थ बताए और दूसरी चीज 27 अध्यक्ष बताए। 27 या 26 थे, लेकिन संभवतः 27 ही माना जाता है। तो 18 तीर्थ, 18 27 अध्यक्ष। 18 तीर्थ कौन कौन से थे? मैंने सबका नाम उल्लेखित कर दिया है पहले ही, पूर्व में ही। जैसे प्रधानमंत्री, है ना, समाहर्ता, सन्निधाता, दंडपाल, द्वारपाल, द्वारिक, ये सब 18 तीर्थ थे। ठीक है, जबकि 27 अध्यक्ष ये हैं। बात को समझिएगा। तो अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्ष थे, यूनानी लेखक थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? आप उत्तर देंगे। ठीक है, और जब बिंदुसार आता है उसके समय कौन सा राजदूत आया? वो था सीरिया का राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। उसका नाम आप बताएंगे। ठीक है, कहीं डाइमेकस तो नहीं था? आप उत्तर टिप्पणी दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्ष विभागीय अध्यक्ष थे, तो ये कौटिल्य ने बोला। जबकि मेगस्थनीज यूनानी लेखक जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उसने इन 27 अध्यक्षों को या कहीं विभागीय अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी। क्या नाम दिया? मजिस्ट्रेट। याद रहे ये चीज। अच्छा, वो 27 अध्यक्षों में से हम महत्वपूर्ण अध्यक्ष जानते हैं, महत्वपूर्ण विभाग जानते हैं। बात 18 तीर्थ की नहीं हो रही है, चाहे वो दंडपाल हो, द्वारिक हो, प्रधानमंत्री हो, है ना, प्रशस्ता हो, दंडपाल हो, ये सब की बात नहीं कर रहा हूं। वो 18 तीर्थ थे। तीर्थ मतलब महामात्य, अमात्य या कहें शीर्ष अधिकारी। मैं यहाँ अध्यक्ष, विभागों के अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। ठीक है, से 27 अध्यक्ष की बात करूंगा, लेकिन 27 नहीं, महत्वपूर्ण पद की। जैसे पन्याध्यक्ष जो होता था मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, याद रखिएगा। कहीं से पूछ सकता है कि पन्याध्यक्ष किस विभाग का मुखिया होता था, प्रमुख होता था? पन्याध्यक्ष जो था ये वाणिज्य विभाग को देखता था, वाणिज्य विभाग का प्रमुख था या कहीं वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। दूसरा है विविताध्यक्ष। विविता अध्यक्ष ये चारागाह प्रमुख होता था। चारागाह का प्रमुख कौन था? विविता अध्यक्ष। आबकारी विभाग का अध्यक्ष कौन था? सुराध्यक्ष। आबकारी विभाग का अध्यक्ष सुराध्यक्ष था। ठीक है, इसके बाद पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष कौन था? मुद्रा अध्यक्ष। याद रखिएगा, मुद्रा बनाने वाला नहीं था, मुद्रा, बल्कि पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष मुद्रा अध्यक्ष था। ठीक है, जहाज रानी का अध्यक्ष क्या कहलाता था? नवाध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट, जहाज रानी का अध्यक्ष नवाध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, मापतौल विभाग का अध्यक्ष कौन था? पौतवा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष कौन था? मापतौल विभाग का प्रमुख या कहीं अध्यक्ष। इसके बाद हाथियों के विभाग का अध्यक्ष, जो हाथियों के संपूर्ण देखरेख करके, जिसके अंडर हाथियों की संपूर्ण देखरेख देखभाल होती थी, वो था हस्ताध्यक्ष। कौन था? हस्त्या अध्यक्ष। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये, महालेखाकार। आप भी जानते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है ये पद। महालेखाकार कौन कहलाता था? महालेखाकार अक्षपटला अध्यक्ष कहलाता था। अक्षपटला अध्यक्ष कहलाता था महालेखाकार। बहुत महत्वपूर्ण है, कई मर्तबा पूछा है। सबसे और इंपॉर्टेंट, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष कौन था? सीता अध्यक्ष। पहले जान लीजिए सीता क्या थी, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीता जो थी यह सरकारी कृषि भूमि थी, सरकारी कृषि भूमि थी। सीता क्या है? सरकारी या कहें राजकीय कृषि योग्य भूमि थी। ये सरकार के अंतर्गत आती थी, अर्थात सीधे केंद्र के अंतर्गत थी। केंद्र पर इसका अधिकार था। ठीक है, सरकारी भूमि। कहीं कहीं मुझे यह भी मिला है मित्रों कि इस सरकारी भूमि पर, इस सीता भूमि पर जनजातीय कृषि करते थे, जनजातीय लोग। ठीक है, लेकिन ये तो हो गई बात सीता की। सीता अर्थात सरकारी कृषि भूमि। ठीक है, अब बल्कि इसका अध्यक्ष कौन कहलाता था? सीता अध्यक्ष। ठीक है, इसके बाद छापे खाना या कहें मुद्रा जारी करने का प्रमुख कौन था? छापे खाने का प्रमुख या कहें मुद्रा जारी करने का प्रमुख लक्षणाध्यक्ष होता था। कौन? लक्षणा अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का था, जबकि मुद्रा जारी करने वाला कौन था? या कहीं छापे खाने वाला, छपाई खाना
लक्षणा अध्यक्ष। इसके बाद खान विभाग, खदानों की देखरेख किसके अंतर्गत थी? अकरा अध्यक्ष। खान विभाग का प्रमुख कौन था? अकरा अध्यक्ष। इसके बाद कताई बुनाई, कताई बुनाई का प्रमुख कौन था? सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष। अब इसमें देखिए सूत आता है, सूत की कताई बुनाई होती है, तो सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई का प्रमुख था। ठीक है। इसके बाद वन विभाग, वन विभाग का प्रमुख कौन था? कृपया अध्यक्ष। ठीक है, कृपया अध्यक्ष कौन था? वन विभाग का अधिकारी। बूचड़ खाना का प्रमुख कौन था? सूना अध्यक्ष। बूचड़ खाना का प्रमुख कौन था? सूना अध्यक्ष। व्यापारिक मार्गों का प्रमुख कौन था? संस्था अध्यक्ष। व्यापारिक मार्गों का प्रमुख क्या कौन कहलाता था? संस्था अध्यक्ष। स्वर्ण विभाग का अधिकारी कौन था? स्वर्ण विभाग का प्रमुख सुवर्णाध्यक्ष। ठीक है। अच्छा, एक चीज जान लीजिए आप कि प्रत्येक टकसाल का अधिकारी क्या कहलाता था? प्रत्येक टकसाल का अधिकारी, हर एक टकसाल में अलग अलग अधिकारी होते थे। जैसे मान लीजिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सतना, यहाँ पर टकसालें खुली हैं मौर्य काल में, तो प्रत्येक जगह जहां जहां खुली है टकसाल, वहां वहां का अधिकारी होगा, वो कहलाता था रूपदर्शक। कौन? सॉरी, सौवर्णिक कहलाता था। कौन? सौवर्णिक। ठीक है, सौवर्णिक कहलाता था प्रत्येक टकसाल का अधिकारी। जबकि सिक्कों की जांच का अधिकारी क्या कौन कहलाता था? सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी वो रूपदर्शक कहलाता था। ठीक है, रूपदर्शक। अब नाम में देखिए, सिक्कों की जांच, सिक्कों को देखकर ही जांच करेगा ना, दर्शक देखकर, दर्शक देखकर, तो रूपदर्शक। अब अच्छी चीज ये है कि श्रेणियों में, अधिकारियों को श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी के अमात्य या कहें प्रथम श्रेणी के अध्यक्ष कौन थे? मंत्रिण के सदस्य। कौन से? मंत्रिण के सदस्य। इसके सदस्य देखिए नाम, अब प्रथम श्रेणी के इसलिए मैंने पहले ही बताया, इनका वेतन कहाँ 48,000, इनका कहाँ 12,000। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के अध्यक्ष कौन थे? यामात्य, मंत्रिण के सदस्य थे। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है द्वितीय श्रेणी के अमात्य या कहें द्वितीय श्रेणी के अध्यक्ष कौन थे? वो मंत्री परिषद के सदस्य, जिनका वेतन इनसे थोड़ा कम था, 12,000। मंत्री परिषद के सदस्य द्वितीय श्रेणी के, मंत्री के सदस्य प्रथम श्रेणी के अमात्य थे। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के सदस्य को, तो प्रथम श्रेणी के अध्यक्ष मंत्री के सदस्य थे, द्वितीय श्रेणी के अध्यक्ष या कहें अमात्य मंत्री परिषद के सदस्य होते थे, जबकि तृतीय जो श्रेणी के अमात्य थे, जो तृतीय श्रेणी के अध्यक्ष थे, वो विभागीय अध्यक्ष होते थे, जो ये लिखे हैं, विभागीय अध्यक्ष होते थे। ठीक है, विभागीय अध्यक्ष। अब बात को थोड़ा समझिएगा, इनके जो होते थे, ये जो विभाग लिखे हैं, ये जो विभाग लिखे हैं, ये सभी इनके होते थे मंत्री। प्रत्येक विभाग के कौन होते थे? मंत्री। और इन मंत्रियों के नीचे काम करते थे अध्यक्ष। ठीक है, इन विभागों के होते थे सभी के मंत्री, और उन मंत्रियों के, प्रत्येक विभाग के मंत्री के नीचे होते थे अध्यक्ष। जैसे वर्तमान दौर में आप भी जाते हैं, जैसे मान लीजिए कृषि मंत्री, तो केंद्रीय कृषि मंत्री, फिर उसके नीचे होते हैं राज्य कृषि मंत्री। ठीक है, अलग अलग राज्यों के कृषि मंत्री, तो केंद्रीय मंत्री के अधीन ही कार्य करते हैं। उसी प्रकार इनके सभी के मंत्री होते थे, उनके अंडर में इन विभागों के अध्यक्ष होते थे, जो मंत्री के अधीन कार्य करते थे। ठीक है, तो ये तृतीय श्रेणी के हो गए। तो पहली श्रेणी हो गई आपकी मंत्री के सदस्य, द्वितीय हो गई मंत्री परिषद के सदस्य, तृतीय हो गई विभागीय अध्यक्ष, ये सभी विभागों के अध्यक्ष। तो हमने पढ़ा मित्रों केंद्रीय प्रशासन, मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन। अब हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, मित्रों मौर्य प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन के बाद हम पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन। मित्रों प्रांतीय प्रशासन के जो अधिकारी होता था, या कहें प्रांतीय प्रशासन का जो प्रमुख होता था, उसे उपराजा या वायसराय माना जाता था। क्या? उपराजा। किंतु सम्राट अशोक के अभिलेखों में ये नाम नहीं उत्कीर्ण है, बल्कि प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख के रूप में अशोक के अभिलेखों में उसका नाम कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक,
इन 3 नामों का प्रयोग किया गया है इन 3 नामों का प्रयोग किया गया है प्रांतीय प्रशासन के अधिकारी के रूप में अशोक के अभिलेखों में। ठीक है, कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रीय, ये राजवंश से ही होते थे, संभवतः राजा के पुत्र ही होते थे। ठीक है, ये जो प्रांतीय प्रशासन का जो देखरेख करता था, जो प्रमुख होता था, वो राजवंश से ही संबंधित होता था। मित्रों, प्रांतीय प्रशासन का सीधा संपर्क केंद्र से होता था। ठीक है, और इनमें प्रांतीय प्रशासन में वही व्यवस्था होती थी, प्रशासनिक व्यवस्था, जो केंद्र में होती थी। ठीक है, केंद्र की भांति ही प्रशासन प्रांत में भी होता था। ठीक है मित्रों, सम्राट अशोक ने साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य के कुशल संचालन हेतु पूरे साम्राज्य को उसने 4 प्रांतों में विभक्त किया था। 4 प्रांत या कहीं 4 चक्रों में विभक्त किया था, किंतु सम्राट अशोक के समय ये 5 चक्र हो जाते हैं, अर्थात 5 प्रांतों में विभक्त हो जाते हैं। 5वां जो था वो कलिंग हो जाता है, क्योंकि कलिंग की विजय कर लेता है सम्राट अशोक। ठीक है, तो उस समय जानते हैं 5 प्रांत कौन से थे, या कहें 5 चक्र, एवं उनकी राजधानियां क्या थी। देखिए, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। प्राची या कहे पूर्वी प्रदेश, प्राची या कहे पूर्वी प्रदेश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये मगध की भी राजधानी थी, इसलिए पूर्वी प्रदेश या कहे प्राची प्रदेश पर मगध का ही अधिकार होता था, सीधा केंद्र का ही अधिकार होता था। अवंतीपथ की राजधानी उज्जैनी थी एवं कलिंग की राजधानी तोसली थी। ये 5वीं अशोक के समय में आती है। इस प्रकार सम्राट अशोक के समय 5 प्रांत होते हैं, या कहें 5 चक्र। क्लियर है इतना? यह हो गया प्रांतीय प्रशासन। अब थोड़ा सा मंडल प्रशासन देखते हैं, या कहें जिला प्रशासन। ठीक है, मंडल एवं जिला प्रशासन में देखते हैं कि मौर्य वंश में क्या स्थिति थी। ठीक है, देखिए, ये देखा जाए निष्कर्ष रूप में कि मौर्य वंश में जो प्रशासन की व्यवस्था की गई थी, बहुत सुदृढ़ तरीके से की गई थी। ठीक है, मंडल और जिला प्रशासन की बात की जाए तो मंडल अधिकारी को क्या कहा जाता है? मंडल अधिकारी को महामात्य या प्रादेशिक या प्रदेष्टा, इन 3 नामों से बुलाया जाता था मंडल अधिकारी को। कौन कौन से? महामात्य, प्रादेशिक या प्रदेष्टा। जबकि जिला अधिकारी को क्या कहा जाता था? आहार या विषय या स्थानिक। आहार, विषय या कहीं स्थानिक, ये जिला अधिकारी होते थे। इतना क्लियर है? अच्छा, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जिलाधिकारियों को क्या कहा था पता है? अग्रोनोमाई। क्या कहा था? अग्रोनोमाई, या कहीं एग्रोमोई लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? एग्रोमोई, जबकि कहीं अग्रोनोमाई मिल जाता है। ठीक है, तो ये जिलाधिकारी को ही संबोधित किया था, जो सड़क निर्माण का अधिकारी भी होता था, कौन? अग्रोनोमाई। ठीक है, मेगस्थनीज ने अग्रोनोमाई किसे कहा? जिलाधिकारी को। अग्रोनोमाई थे कौन? ये सड़क निर्माण विभाग के अधिकारी थे। अच्छा, एक चीज और है, जिले और ग्राम के बीच में, देखिए, ग्राम सबसे छोटी इकाई थी प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, तो जिले एवं ग्राम के बीच 2 अधिकारी होते थे, उनका नाम था स्थानिक एवं गोप। स्थानिक एवं गोप, ये जिले एवं ग्राम के बीच कड़ी होते थे, या कहीं अधिकारी होते थे। ठीक है, जिले और ग्राम के बीच। अच्छा, गोप का काम क्या था? देखिए, ये जो गोप है, इसका काम था भू राजस्व लिखा पढ़ी, भू राजस्व का डाटा तैयार करना, लिखना, कहाँ किससे लेना है, किससे कितना उधार है, किससे कितना वसूल लिया गया, इसका काम होता था गोप का काम करना। ठीक है, गोप ये काम करता था। जबकि स्थानिक जो था, ये भू राजस्व एकत्रित करता था, भू राजस्व इकट्ठा करता था। गोप का काम था भू राजस्व को लिखना, जबकि स्थानिक का काम था भू राजस्व को एकत्रित करना। ठीक है, अब मच्छर बहुत है। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ये ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। कौन? ग्रामीणी। यहां पर किसका प्रशासन था? स्वायत्त शासी पंचायतें। ग्राम पर स्वायत्त शासी पंचायतें काम करती थी। ठीक है, ठीक है, हो गए मंडल या कहें जिला प्रशासन। अब बात करेंगे नगर प्रशासन की।
देखिए, नगर प्रशासन के की बात की जाए तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन बहुत बृहद रूप से बताया है और सबसे अच्छा भी बताया है। किसे? पाटलिपुत्र नगर का नगर प्रशासन। ठीक है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में, मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के अधिकारी को, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेगास्थनीज ने जिला अधिकारियों के अग्रोनोमाई कहा था, उसी प्रकार मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के अधिकारी को दूसरा नाम दिया, वो था स्ट्रोनोमाई। स्ट्रोनोमाई, ठीक है, यहाँ पे एग्रोनोमाई था, वहां पे नगर प्रशासन के अधिकारियों को मेगास्थनीज ने क्या कहा? एस्ट्रोनोमाई। एस्ट्रोनोमाई नाम याद रखिएगा। अच्छा, ये भी बताया पाटलिपुत्र नगर का वर्णन करते हुए मेगास्थनीज ये बताता है कि यहाँ पर नगर के कुशल प्रशासन के संचालन हेतु 6 समितियां थी। कितनी थी? 6 समितियां थी, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। 5 सदस्य, इस प्रकार 6 समिति में कुल 30 सदस्य होते थे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कितने सदस्य थे, कितनी समितियां थी। अब जान लेते हैं कि 6 समितियों का कार्य क्या था, संबंध किससे रखती थी। जो पहली समिति थी मित्रों, वो उद्योग एवं शिल्प कार्यों का निरीक्षण करती थी। उद्योग एवं शिल्प कार्यों का निरीक्षण करना ये पहली समिति का काम था। ठीक है, दूसरी समिति की बात की जाए, ये विदेशी यात्री समिति थी। विदेशी यात्री समिति थी। ठीक है, ये विदेशी यात्रियों की देखरेख करना, देखभाल करना, समुचित व्यवस्था करवाना, ये दूसरी समिति का काम था। क्रम बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई दफा पूछी जाती है और पूछे जाने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा सकती है, वो है तीसरी समिति। तीसरी समिति का कार्य जनसंख्या समिति थी। तीसरी समिति कौन थी? जनसंख्या। ठीक है, अर्थात लोगों के जन्म मरण का डाटा या कहीं ब्यौरा तैयार करना तीसरी समिति का कार्य था। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा तीसरी समिति। चौथी समिति वाणिज्य व्यापार से संबंधित है। ठीक है, वाणिज्य व्यापार की देखरेख या देखभाल चौथी समिति करती थी। पांचवी समिति उद्योग समिति थी। ठीक है, उद्योग धंधों का देखरेख उद्योग समिति का काम था। ठीक है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, तीसरी समिति इंपॉर्टेंट थी और सबसे लास्ट वाली छठी समिति ये कर समिति कहलाती थी। अर्थात बिक्री कर को वसूलना छठी समिति का काम था, छठी समिति का। इस प्रकार हमने 6 समितियां। देखिए, न्याय प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायिक प्रशासन भी अच्छी खासी स्थिति में थी मौर्य काल में। ठीक है, तो न्याय प्रशासन के अंतर्गत अब हमको पढ़ना है कि क्या क्या था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के सहयोग से एक उन्नत न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली का प्रादुर्भाव किया। अच्छा, जो सर्वोच्च न्याय अधिकारी होता था वो स्वयं राजा होता था, स्वयं सम्राट होता था, सर्वोच्च न्याय अधिकारी। ठीक है, उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता था। अच्छा, ग्राम के न्यायालय के लिए, ग्राम में जो छोटे छोटे न्यायालय थे अलग अलग, वो न्यायालय थे कौन? वो स्वायत्त शासी पंचायतें थी। यही पंचायतें स्वयं अपना न्याय करती थी ग्राम में। ठीक है, छोटे छोटे गांवों में। तो वहां पे वो पंचायतें बनती कैसे थी? उसमें ग्रामीण लोग होते थे, गांव के लोग और वृद्धजन लोग, श्रेष्ठ लोग, ये इनको मिलकर पंचायतें बनती थी जो स्वायत्त शासी होती थी। यही गांव के छोटे छोटे केस वगैरह हैंडल करती थी। ठीक है, अच्छा, मौर्य काल में 2 प्रमुख न्यायालय थे मित्रों, 2 प्रमुख न्यायालय थे। जैसे आज भी फौजदारी और दीवानी मामले होते हैं, प्राचीन काल में भी थे। ठीक है, जैसे धर्म स्थीय न्यायालय, धर्म स्थीय को ही दीवानी न्यायालय कहते हैं, याद रखिएगा। धर्म स्थीय न्यायालय या कहें दीवानी न्यायालय, इसके न्यायाधीश को क्या कहते थे? धर्म स्थीय या कहें दीवानी न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनको क्या कहते थे? उनको धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था। धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था धर्मस्थीय अर्थात दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को, जज को। ठीक है, दूसरा है कंटक शोधन। कंटक शोधन न्यायालय, कंटक शोधन को फौजदारी मामले कहते थे। ठीक है, आपराधिक प्रवृत्ति वाले।
तो कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थे, ठीक है। अर्थात कंटक शोधन या कहें फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते थे, उसे प्रादेष्टा या रज्जुक कहा जाता था। प्रादेष्टा या रज्जुक ये न्यायाधीश थे कंटक शोधन के, अर्थात फौजदारी न्यायालय के। इन न्यायालयों के नाम याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, प्रादेष्टा तो ठीक है, जो ये रज्जुक आया नाम, यह अशोक के समय आ जाता है, ठीक है। अशोक ने हो सकता है दूसरे लोगों की नियुक्ति की और नाम भी दूसरा दे दिया, ठीक है। प्रादेष्टा के बाद आ गया रज्जुक। वो हालांकि कंटक शोधन, ये कई मरतबा पूछा है कि कंटक शोधन कौन सा काम देखता था न्यायालय, ये फौजदारी मुकदमे देखता था। अच्छा, मौर्य काल में दंड विधान क्या था, अर्थात कौन कौन से दंड दिए जाते थे। तो सबसे पहले तो जुर्माना लगा दिया जाता था, ठीक है। उस समय की मुद्रा पर्ण थी, पर्ण के हिसाब से लगा दी जाती नहीं होगी। दूसरा था कारावास, कारावास भी दिया जाता था। तीसरा अंग विच्छेद, ये महत्वपूर्ण है सभी। कौन कौन से दंड दिए जाते थे। अंग विच्छेद का अर्थात मतलब होता है शरीर को क्षति पहुंचाना, शरीर का छेद। लास्ट है मृत्यु दंड। मृत्यु दंड का भी प्रावधान मौर्य काल में न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत था। इसके बाद ये जान लीजिए कि जब मृत्यु दंड दी जाती थी, हालांकि तो अपराधी को 3 दिन की मोहलत दी जाती थी, ठीक है। 3 दिन की मोहलत भी दी जाती थी कि यदि आप बेगुनाह हैं तो साबित कर दो, ठीक है। तो लचीलापन भी था, कठोरपन के साथ साथ लचीलापन भी था न्याय व्यवस्था में, अर्थात मृत्युदंड देने के उपरांत भी 3 दिन की मोहलत दी जाती थी। तो ये हो गया न्याय प्रशासन। अब थोड़ा जान लेते हैं गुप्तचर विभाग। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत गुप्तचर विभाग भी था। मित्रों, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा, या सर्व महामात्य सर्प भी कहा। गूढ़ पुरुष या सर्व महामात्य सर्प किसे कहा कौटिल्य ने, गुप्तचर को। याद रखिएगा, गुप्तचर प्रणाली का जो प्रकाश में आना, गुप्तचर प्रणाली जो आई प्रकाश में, वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र से ही आई है। प्रथम पुस्तक है गुप्तचर प्रणाली की वो। अच्छा, अब शब्दों पर ध्यान दीजिए। संस्था जो होते थे, ये एक गुप्तचर का ही भाग था। ये एक स्थान पर ही रहकर गुप्तचर भी करते थे, अर्थात एक स्थान पर ही खुफिया एजेंसी की भांति काम करते थे। कौन? संस्था। जैसे मैं यहाँ हूं, मैं यहीं का देख रेख करूंगा, यहीं की पूरी गुप्त जानकारियां एकत्रित करके राजा तक पहुंचाऊंगा। जबकि संचरा था ये भ्रमणशील थी, अर्थात ये प्रांत, नगर, गांव, हर जगह भ्रमण करके गुप्त जानकारियां, गुप्त सूचनाएं एकत्रित करते थे और सम्राट तक पहुंचाते थे। कौन? संचरा। ये भी एक संस्था थी गुप्तचर की। संस्था, गुप्तचर और संचरा, याद रखिएगा। संस्था एक जगह पर रहकर, संचरा भ्रमणशील थे, जबकि अभय वेतन ये अन्य देशों में मौर्य काल के समय गुप्तचर थे। जो विदेशों में रहकर गुप्त सूचनाएं एकत्रित करते थे, उन्हें क्या कहा गया? अभय वेतन। अभय वेतन। तो मित्रों, ये था हमारा गुप्तचर विभाग। हमारा नहीं, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या कहीं मौर्य काल। अब इसके बाद दो और है महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत, उसको पढ़ना है। वो है राजस्व प्रशासन और सैन्य प्रशासन। इसको भी यही प्रशासनिक। मित्रों, अब हम पढ़ते हैं सैन्य प्रशासन। सैनिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। तो पहले 3-4 नाम देख लीजिए जो महत्वपूर्ण है। 3-4 नाम कौन से हैं? जैसे सेनापति। सेनापति पृथक सैन्य विभाग होता था। देखिए, पृथक सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? सेनापति। किंतु युद्ध क्षेत्र का प्रमुख अधिकारी कौन था? युद्ध क्षेत्र का प्रमुख नेता कौन था, या कहें युद्ध क्षेत्र का नेतृत्व करने वाला कौन था? नायक था, ठीक है। युद्ध पोत एवं व्यापारिक पोत का प्रमुख कौन था? नवाध्यक्ष कहलाता था। क्या? नवाध्यक्ष। इसके बाद अस्त्र शस्त्र एवं अस्त्र शस्त्र के रख रखाव एवं सुरक्षा का प्रबंध का दायित्व किसके ऊपर था? आयुधगारा अध्यक्ष। आयुधगारा अध्यक्ष ये कार्य करता था। अब देखिए, सैन्य प्रशासन की जानकारी तो इंडिका में भी है, किंतु कुछ यूनानी लेखकों ने भी अपने मत प्रदर्शित किए हैं। जैसे जस्टिन, यूनानी लेखक हैं जस्टिन, इन्होंने बताया कि मौर्य काल में सेना का संचालन 5 समितियों के द्वारा किया जाता था। 5 समितियों में प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, ठीक है। देखिए,
नगर प्रशासन जब पढ़ा रहा था तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का वर्णन करते समय यह बताया कि पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन हेतु 5 समितियां थी। ठीक है, जिसमें तीसरी महत्वपूर्ण थी जो जनसंख्या समिति थी और छठी जो बिक्री कर वसूलती थी, तो वो 6 महत्वपूर्ण थी। यहाँ पे जस्टिन भैया ने बताया कि 5 समितियों द्वारा सेना का नेतृत्व होता था, सेना का संचालन किया जाता था, सैन्य संचालन। कौन कौन सी समितियां थी? जैसे जल सेना समिति, पैदल सेना समिति, गज सेना समिति, सामग्री या यातायात रसद समिति। रसद मतलब जो अस्त्र शस्त्र है ना, गोला बम बारूद, ये सब यही रसद कहलाता है। 5वीं थी अश्वारोही समिति। अश्वारोही मान्यता है कि इनके हिसाब से, जस्टिन के हिसाब से, चंद्रगुप्त मौर्य के पास 50,000 अश्वारोही थे। ठीक है। रथ सेना समिति, लास्ट है रथ सेना समिति, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास 8,000 रथ थे। ये जस्टिन का मत है। अब जानते हैं प्लूटार्क व जस्टिन। देखिए प्लूटार्क जस्टिन दोनों यूनानी लेखक हैं, देखिएगा। तो प्लूटार्क व जस्टिन ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास नंद वंश से 3 गुना अधिक सेना थी। ठीक है, नंद वंश से 3 गुना अधिक सेना थी। प्लूटार्क ने अपना अलग एक मत दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को विजित कर लिया, अर्थात संपूर्ण भारत को जीत लिया। पूछे आपसे कि 6 लाख सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत जीता, ये किसने कहा? वो थे प्लूटार्क। दूसरे हैं जस्टिन। सबसे पहले जान लीजिए, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की संपूर्ण सेना को डाकुओं का गिरोह कहा। चंद्रगुप्त मौर्य की संपूर्ण सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा? यूनानी लेखक जस्टिन ने। आगे जस्टिन भैया ये भी बताते हैं कि जस्टिन के हिसाब से मौर्य सेना में 50,000 सैनिक थे, 9,000 हाथी थे, जबकि 8,000 रथ थे। ये जस्टिन का मत है। तो ये हो गया सैन्य प्रशासन। देखिए कम है, लेकिन यहीं से प्रश्न बनते हैं और बनने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, तो क्यों हम आगे इससे अधिक पढ़े, है ना? तो अब जानते हैं राजस्व प्रशासन। देखिए आर्थिक सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था की बात अलग की जाएगी, लेकिन राजस्व प्रशासन के बारे में मैं राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, राजनीतिक या कहूं प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ही मैं राजस्व प्रशासन पढ़ाऊंगा। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी अलग से चर्चा की जाएगी, लेकिन अभी वर्तमान में राजस्व प्रशासन पढ़ते हैं। मौर्य काल में आय का जो मुख्य साधन था वो भूमि कर था, राजस्व था। भूमि पर कर लगाना था। ठीक है, राजस्व प्रशासन। कर बहुत सारे थे, ठीक है, लेकिन कुछ चुनिंदा कर थे, इनकी बात करते हैं। पहले जान लीजिए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? भूमि कर। लेकिन राजस्व के 2 स्रोत माने जाते हैं, 2 प्रकार के थे। पहला भाग, दूसरा सीता। भाग जो था ये स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले, कृषि करने वाले किसानों से लिया जाता था। ये महत्वपूर्ण है, कितना लिया जाता था? 1/6 से 1/4, 1/6 से 1/4। सीता जो थी ये सरकारी भूमि थी, अर्थात सरकारी भूमि से प्राप्त आय भी राजस्व का मुख्य स्रोत थी। अब अलग अलग प्रकार के कर देखते हैं। कौन से कर? जैसे प्रणय नामक कर क्या था? यह संकट काल में प्रजा से सीधे वसूला जाता था। संकट काल में, ठीक है, प्रजा से सीधे वसूला जाता था। इसके बाद विष्टि, यह भी एक कर था। विष्टि जो था ये निःशुल्क श्रम करने वालों से था। ठीक है, अर्थात बेकार लोगों से, जिनके पास कोई काम धाम नहीं था, काम धंधा नहीं करते थे, ठीक है, उनसे भी वसूला जाता था विष्टि नामक कर। तीसरा है उत्संग। ये प्रजा द्वारा राजा को उपहार था। ठीक है। चोर रज्जु नामक कर चौकीदार कर था, अर्थात लोग प्रजा की सुरक्षा का जो टैक्स लिया जाता था, प्रजा की सुरक्षा कौन करता था? राज परिवार करता था, है ना? सेनापति करते थे, सेना करती थी। तो उनसे भी एक प्रकार का चौकीदार कर लिया गया, उसे नाम दिया गया चोर रज्जू कर। ठीक है। अगला है हिरण्य कर। हिरण्य नामक कर नगद के रूप में लिया जाता था।
नगद के रूप में हिरण्य नामक कर लिया जाता था। बलि जो था ये धार्मिक कर था, बलि जो था ये धार्मिक कर था। याद रखिए, सम्राट अशोक ने नेपाल की यात्रा के समय बलि को समाप्त, धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया था। अब भाग को 1/6 से घटाकर 1/4 कर दिया था। ठीक है। विविध नामक कर चारागाह कर था। ये चारागाह टैक्स था, नाम क्या था? विविध। अगला है रज्जू। जब कोई भी किसान या कृषक भूमि की माप करवाता था तो उसे रज्जू नामक कर देना पड़ता था। ठीक है। चोर रज्जू चौकीदार कर था, जबकि रज्जू भूमि माप हेतु था। अच्छा, बिक्री कर जो था मित्रों, ये कीमत का 10% लिया जाता था। कीमत का 10% बिक्री कर लिया जाता था। कीमत का 10%। याद रखिए, जो बिक्री कर नहीं देता था या बिक्री कर देने के लिए आनाकानी करता था उसे एकमात्र मृत्युदंड था। एकमात्र दंड मृत्युदंड था। उसके अलावा उसकी कोई सुनवाई नहीं। इसलिए भय बहुत ज्यादा था, ये टैक्स बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है। क्योंकि व्यापार फल फूल रहा था तो बिक्री कर भी स्वाभाविक रूप से बढ़ रहा था, और बिक्री कर एक प्रकार से मुख्य आय का साधन बन चुकी थी मौर्य काल में, तो बिक्री कर वसूलना अनिवार्य था। इसलिए एक दंड रखा गया कि जो बिक्री कर ना दे उसे मृत्युदंड दे दो। ये हो गया हमारा मौर्य प्रशासन, या कहें मौर्य प्रशासन के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, है ना, कला साहित्य। ये अगले पार्ट पर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।